औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के मतलब की एक केस लॉ को देखेंगे जिसका टाइटल है शालीमार पाकिस्तान लिमिटेड लायलपुर। ये फैसलाबाद का पुराना नाम था। ये पिटिशनर थे और पाकिस्तान इसमें रिस्पोंडेंट। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए थे। और जब हम जो केस सिविल कोर्ट में चला, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, ट्रायल कोर्ट में, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या पाकिस्तान वहाँ पे बतौर प्लेंटिफ है और शालीमार पाकिस्तान लिमिटेड बतौर डिफेंडेंट। बेटा ये सिविल रिवीजन थी नंबर 595 ऑफ 1977 जिसका फैसला 8 मई 1979 को किया गया था। जज साहब जिन्होंने सुना इस केस को वो थे आफ्ताब हुसैन, जबकि पिटिशनर की तरफ से जी ए गोंदल पेश हुए थे बतौर वकील और रिस्पोंडेंट साइड से ज़िया महमूद मिर्ज़ा और डेट ऑफ हेयरिंग थी 8 मई 1979। अब जजमेंट के पहले पैरा में जज साहब बयान करते हैं कि लंदन सीनियर सिविल जज जो रावलपिंडी है उन्होंने एक प्रिलिमिनरी इशू अबाउट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एट रावलपिंडी उसके मुतालिक फैसला किया था। तो उसी फैसले के खिलाफ उसको चैलेंज किया है पिटिशनर ने, जो कि जो सिविल जज के सामने, सीनियर सिविल जज साहब के सामने जो कार्रवाई है उधर वो बतौर डिफेंडेंट थे। तो प्लेंटिफ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक सूट फाइल किया था फॉर द रिकवरी ऑफ 37 लाख 3,546.8 रुपीज़ डैमेजेस के तौर पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो था उसकी ब्रीच की गई थी। पिटिशनर के खिलाफ जो कि डिफेंडेंट थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज रावलपिंडी 12 नवंबर 1975 को। अब सूट में जो एलिगेशन लगाए गए थे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया था 26 जनवरी 1973 को, जिसमें प्लाईवुड सप्लाई करना था डिफेंडेंट ने, और डिफेंडेंट ने उसके ऊपर फिर वो टेंडर में अपने कोर्ट जो रेट से करके उसको भेज दिया। और जो टेंडर था वो उसको एक्सेप्ट किया 21 मार्च 1973 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, प्लेंटिफ ने। फिर डिफेंडेंट जो था उसे कहा गया कि जो 20,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, जो कि उसने 24 मार्च 1973 को कर दी। फिर इनके आपस में खतो खताबत हुई कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट के मुतालिक, और उसके मुतालिक फिर रेट का भी उन्होंने आपस में मुआहदा किया। और फिर जब रेट फाइनलाइज हो गया, एक्सेप्ट हो गया डिफेंडेंट की तरफ से, डिफेंडेंट को मजीद 8,000 रुपये एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का कहा गया, जो उसने कर दी। वहाँ पे कुछ सप्लाई ऑर्डर्स का भी रेफरेंस दिया गया था जो कि डिफेंडेंट ने मंजूर कर लिया। लेकिन डिफेंडेंट ने वो जो सप्लाई थी प्लाईवुड की जो एग्रीड अपॉन थी वो ना की क्वांटिटी, और उसने रिक्वेस्ट किया कि रेट्स में जो दरमियान में उनके मुआहदा हुआ था उसको 125% उसमें इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन आखिरकार 50% उस पर एग्री हो गए रेट को बढ़ाने पे प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट ने भी उस पर एग्रीमेंट को राइटिंग में दे दिया, और 30 दिसंबर 1973 को ये न्यू एग्रीमेंट हो गया। लेकिन इस अमर के बावजूद डिफेंडेंट जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है वो परफॉर्म नहीं कर सका। पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत बयान करती है कि जो डिफेंडेंट था उन्होंने कई और ग्राउंड्स के ऊपर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया था, और जिसकी बिना के ऊपर इशू नंबर 4 फ्रेम किया अदालत ने कि आया इस अदालत की जुरिस्डिक्शन है, रावलपिंडी की सीनियर सिविल जज की अदालत की, कि वो इस सूट को ट्रायल कर सके। तो लंदन कोर्ट था वो इस नतीजे पर पहुंची कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर जो कि रावलपिंडी में किया गया था, वो जुरिस्डिक्शन रावलपिंडी कोर्ट्स की उधर मौजूद है, और इन नतीजे के तौर पर कॉज ऑफ इलेक्शन जो है वो अराइज हुई है रावलपिंडी में, और अदालत के पास समात है। अब पैराग्राफ 4 में अदालत बयान करती है कि जो लंदन काउंसिल ने मेरे सामने आर्गूमेंट्स दिए थे उसकी तरफ जाने से पहले मैं कुछ एविडेंस के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि एग्जिबिट D1 जो है उसको ब्लैंक फॉर्म में भेजा गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डिफेंडेंट शालीमार कंपनी को 26 जनवरी 1973 को, ब्लैंक फॉर्म में थे उसमें। उसको उन्हें डायरेक्ट किया गया था कि अपने रेट्स कोट करें सप्लाई ऑफ प्लाईवुड के लिए। तो टेंडर ने एग्जिबिट D1 के जरिए से फिर उसको फिल किया और 25 फरवरी 1973 को उन्हें भिजवा दिया।
जिस पे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एग्जिबिट P1 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या प्लेंटिफ की तरफ से लिखा गया डिफेंडेंट को। अब अदालत की राय में जब जॉइंट रीडिंग करें एग्जिबिट P1 और एग्जिबिट D1 की, जिसके साथ 10,000 रुपये बतौर अर्नेस्ट मनी भी भेजे गए थे, तो डिफेंडेंट पिटिशनर को कहा गया था कि 10,000 रुपये तुम और भेजो बतौर सिक्योरिटी, और टोटल सिक्योरिटी 20,000 रुपये हो जाएगी। तो उसने वो भी डिपॉजिट करा दी। और 18 अप्रैल 1973 को एक सप्लाई ऑर्डर एग्जिबिट D5 इशू किया गया डिफेंडेंट को कि उस पर अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे करें, जो कि उन्होंने कन्वे कर दी। अब एग्जिबिट P2 को देखा जाए तो उसकी रोशनी में एक टेलीग्राम लिखा गया था 10 मार्च 1973 को डिफेंडेंट को, जिसमें उसे एडिशनल सप्लाई का कहा गया था। और एग्जिबिट P2 जो एक्चुअली में एक लेटर ही था डेटेड ऑफ 20 मार्च 1973, तो डिफेंडेंट ने एग्री कर लिया कि वो एडिशनल सप्लाई भी देगा। उसके बाद में एक टेलीग्राम एग्जिबिट P3 डिफेंडेंट को भेजा गया, जिसमें उसे कहा गया कि अपने जो डिफेंडेंट ने भेजा, जिसमें उसने अपने जो एडिशनल क्वांटिटी थे उसके रेट भी कम कर दिए। फिर एग्जिबिट P4 है, वो उस एक्सेप्टेंस थी उन रेट की जो एग्जिबिट P3 में डिफेंडेंट ने भेजे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और उसके साथ ही एक उसको लिख कर भी भेजा गया था कि आप 8,000 सिक्योरिटी इसके लिए भी जमा कराएं, जो कि डिफेंडेंट ने जमा करा दी। उसके बाद में एक सप्लाई ऑर्डर एग्जिबिट D3 डेटेड ऑफ 7 अप्रैल 1973 को भेजा गया, और साथ में एक फॉरवर्डिंग लेटर D4 भी भेजा गया। अब अदालत की राय में एग्जिबिट फॉर्म D7 जो है, उसके रोशनी में जो प्लाईवुड शीट्स की इंस्पेक्शन थी वो लायलपुर यानी फैसलाबाद में की गई। पैराग्राफ 6 में अब अदालत ओरल एविडेंस पे आ गई है कि PW1 जिन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया, उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिबिट P1 एक्सेप्टेंस है उस टेंडर की एग्जिबिट D1 की, और जो सप्लाई ऑर्डर फिर एग्जिबिट D2 और D3 थे, जो कि पिटिशनर यानी कि डिफेंडेंट शालीमार कंपनी को भेजे गए थे। तो अब पैराग्राफ 7 में अदालत बयान करेगी जो पिटिशनर यानी कि डिफेंडेंट ओरिजिनल सूट में है उनके लॉयर के आर्गुमेंट्स। उन्होंने कहा कि एग्जिबिट D1 है वो ब्लैंक फॉर्म में सिंपल एक इंक्वायरी थी रेट के मतलब, और कोई इनविटेशन टू टेंडर नहीं था। इसको जब डिफेंडेंट ने 25 फरवरी 1973 को फिल करके भेजा प्लेंटिफ की तरफ, तो ये सिंपल एक इनविटेशन टू ऑफर बन गया या एक सिंपल कोटेशन फॉर प्राइस। अगर इस रोशनी में एग्जिबिट P1 को देखा जाए तो उसको सिंपल एक ऑफर समझना जाना चाहिए, जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो दूसरी पार्टी कह रही थी एग्जिबिट P1 उसको, अब ये लॉयर कह रहे हैं शालीमार कंपनी के कि उसको सिंपल एक ऑफर समझा जाए। और क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस लायलपुर में हुई, तो फिर इस लिहाज से सिर्फ लायलपुर की अदालतों के पास ही ज्यूरिसडिक्शन थी, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी हिस्सा रावलपिंडी में कभी अराइज ही नहीं हुआ। बेसिकली जो पिटिशनर था या डिफेंडेंट था ओरिजिनल सिविल सूट में, वो रावलपिंडी की अदालत में अपना मुकदमा नहीं चलाना चाहता था, तो वो चाहता था लायलपुर में ये मुकदमा चले। बहरहाल जब अदालत कह रही है कि हम इस बात को सच भी मान लें कि एग्जिबिट P1 एक्चुअली में एक ऑफर ही है, तो जो रावलपिंडी से इशू हुई, तो फिर पूछा गया लर्नर काउंसिल से कि किस तरह से फिर जो आप कह रहे हैं कि इसको एक ऑफर समझा जाए जो कि रावलपिंडी में की गई। तो तो लर्नड काउंसिल ने फिर जो रिलाई किया था, एक अथॉरिटी उन्होंने पेश की थी, पोकलमल राम नाथ वर्सेस खानेवाल ऑयल मिल्स AIR 1945 लाहौर 260। तो उस रोशनी में बताया कि ऑफर जो है वो इस केस लॉ की रोशनी में वकील साहब का दलील थी कि ऑफर उसी वक्त ही मुकम्मल होती है जब वो उस बंदे के पास पहुंचे, जब उसको हम बाय पोस्ट सेंड करें। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर्स के असूल हैं। तो उनका ये था कि अगर ऑफर क्योंकि रास्ते में ट्रांजिट में ही लॉस हो जाए, गायब हो जाए, तो किसी तरह से फिर ये नहीं कहा जा सकता कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई हुई है, तो वो ऑफर ही नहीं तस्वर होती। तो इन हालात में ये एक इफेक्टिव ऑफर तभी बन सकती है जब जिस बंदे को ये की गई है प्रॉमिसी को या ऑफरी को, उसके पास ये पहुंचे जिसके पास इसका हक है उसे एक्सेप्ट करने का। और चूंकि जो एग्जिबिट P1 है लर्नड काउंसिल के बकौल वो ऑफर थी, तो ये ऑफर तभी मुकम्मल हुई जब ये लायलपुर में पहुंची और उससे पहले नहीं। तो नतीजे के तौर पर लायलपुर अदालत के पास ही जुरिस्डिक्शन थी।
अब पैराग्राफ 8 में अदालत बयान कर रही है कि वो अथॉरिटीज़ जिनका जिक्र लंदन काउंसिल फॉर द पिटिशनर ने किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ पर या केस लॉज पर रिलाई किया, जिनमें पहले नंबर थे हार्वे वर्सेस फैसी 1893 का, ये ब्रिटिश कोर्ट का केस है जिसमें कहा गया है कि लोगोस प्राइड स्टेटमेंट को एक ऑफर नहीं समझना चाहिए, और बेयर वर्सेस डूक जिसमें ये कहा गया था कि इनविटेशन टू ऑफर को किसी भी तरह से ऑफर के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, और जो कोटेशन होती है वो सिंपल एक इनविटेशन टू ऑफर ही है। साथ ही साथ उन्होंने रिलाई किया था देवी दत्त वर्सेस श्री राम AIR 1933 बॉम्बे 291, श्याम सुंदर वर्सेस अब्दुल सत्तार AIR 1938 नागपुर 186, एंड दुर्गा प्रसाद मुत्सद्दी लाय वर्सेस रुलिया रामल AIR 1922 लाहौर 100, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि एक लेटर जब एक पार्टी की तरफ से लिखा जाता है जिसमें सिंपल वो शराइत बयान की जाती है कि हम तुम्हारे साथ इस शराइत के ऊपर बिजनेस करने को तैयार हैं, उसे किसी भी तौर पर ऑफर नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने और भी केसेस पे रिलाई किया जिनमें मलेपा चतियार वर्सेस आगा मिर्जा AIR 1920 मद्रास 177, and the firm Nand Lai Das of Amritsar versus firm Mia Muhammad Ali Bhai AIR 1922 लाहौर 474, और इसी तरह से ये शाम केस थे तो लंदन काउंसिल के बोलिए पोकलमल राम नत्था वर्सेस खानेवाल ऑयल मिल्स के ही इफेक्ट में उसी केस को सपोर्ट करते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 9 में अदालत अपनी राय बयान करने लगी है। अदालत फरमाती है कि उन्होंने प्लेंट को भी देखा और रिटन स्टेटमेंट को भी देखा। अब इन दोनों को देखने के बाद जो पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ द प्लेंट में है, तो प्लेंटिफ या जो रिस्पोंडेंट है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने प्ली ली थी कि प्लेंटिफ को टेंडर इशू किया गया था 26 ऑफ जनवरी 1973 को, जिसके जवाब में कि वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कंटोनमेंट है उसको 1973 1974 के लिए जो सप्लाई ऑर्डर है, जो जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई वुड रिक्वायर्ड थी, उनका जिक्र था, और साथ ही उस क्वांटिटी का जिक्र है। इस पैराग्राफ को रिटन स्टेटमेंट जो कि डिफेंडेंट या जो पिटिशनर थे इस केस में, उसकी तरफ से एडमिट किया गया। पैराग्राफ नंबर 2 प्लेंट में लिखा गया था कि डिफेंडेंट ने रेट कोट किए थे इन टेंडर के अगेंस्ट, जो कि नीचे बयान किए गए हैं, रेट्स दे दिए, और फिर डिफेंडेंट टेंडर वाज एक्सेप्टेड ऑन 21 ऑफ मार्च 1973, यानी कि डिफेंडेंट का टेंडर एक्सेप्टेंस कर ली गई। और ये जो पैराग्राफ है नंबर 2, ये भी रिटन स्टेटमेंट में एक्सेप्ट किया गया। अब पैराग्राफ 10 में अदालत बयान कर रही है कि प्लीडिंग्स पे गौर करने के बाद पता लगता है कि जो डिफेंडेंट या पिटिशनर थे, उन्होंने जो इनविटेशन टू टेंडर भेजी थी डेटेड 25 ऑफ जनवरी 1973 के जवाब में, उन्होंने टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स जो था वो एक्सेप्ट हो गया उनका 21 ऑफ मार्च 1973 को, और उन्होंने 20,000 रुपये बतौर सिक्योरिटी भी एक्सेप्टेंस के बाद में जमा करा दी। अब जो एग्जिबिट D1 है वो एक टेंडर फॉर्म था जिसको ड्यूली फिल किया गया था 25 फरवरी 1973 को, और एग्जिबिट P1 है वो एक लेटर है डेटेड 21 मार्च 1973 का, जिसको रेफरेंस पैराग्राफ ऑफ प्लेंट में भी किया गया था। इस बिना के ऊपर अदालत की राय में ये एडमिट हो गई हुई है बात कि रिटन स्टेटमेंट में भी कि टेंडर जो था वो डिफेंडेंट ने सबमिट किया, जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, जिससे मुराद ये है कि ऑफर जो थी वो डिफेंडेंट की तरफ से थी, और एक्सेप्टेंस जो थी वो प्लेंटिफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको फिर एक्सेप्ट किया। पैराग्राफ 11 में अब अदालत बयान करती है कि एग्जिबिट D1 के दो पार्ट हैं। पहला तो एक लेटर था जो कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को भेजा टू द इफेक्ट के जो कॉलम नंबर 6 से 8 है शेड्यूल में, तो उसमें तमाम के मतलब या किसी आइटम के हिस्से के मतलब अगर आप की तैयारी है कि आप हमें सप्लाई कर सकें जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में, तो आप उनको फिल करें। फिर साथ ही लिखा था कि जो टेंडर को इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 12 में जो जिक्र था कि जो अर्नेस्ट मनी 10,000 रुपये की वो भी भेजें इस टेंडर के साथ, और जो सक्सेसफुल टेंडरर की जो अर्नेस्ट मनी है उसको रख लिया जाएगा और बाकी तमाम को भेज दिया जाएगा। साथ ये भी जिक्र था कि टेंडर अगर विड्रा वापस ले लिया जाता है अपनी डेट वैलिडिटी से पहले, तो फिर अर्नेस्ट मनी है वो जब्त हो जाएगी।
इंस्ट्रक्शन नंबर 13 में बयान किया गया था कि जो ये हक है कि किसी भी ऑफर को या टेंडर को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है किसी भी रीज़न के दिए बगैर, या और या जो सप्लाई है उसके लिए जो ऑर्डर है उसको स्प्लिट करना है एक से ज़्यादा टेंडर्स के दरमियान में, तो ये रिजर्व है प्लेंटिफ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास ही। और जो लोवेस्ट टेंडर है अगर वो भी दे दिया जाए तो इससे ये मुराद नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है। अब पैराग्राफ नंबर 12 में अदालत आगे बयान करती है कि जो डिफेंडेंट या पिटिशनर ने वो जो 25 जनवरी 1973 को भेजा गया था एग्जिबिट P1, उसको जिस पोर्शन को उन्होंने फिल किया तो उस पर ये लिखा हुआ था कि हम यहाँ पे इकरार करते हैं कि जो स्टोर और सर्विसेज के लिए ये चीज़ों की जो सप्लाई करनी है उसके लिए जो ऊपर कंडीशन बयान की है उसके मुताबिक अगर हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। और साथ ही अगले पेज पे लिखा हुआ था, अगले पेज पे एक शेड्यूल दिया हुआ था जिसमें वो जो गुड्स थी उनकी खसूसियात बयान की गई थी जो सप्लाई करनी थी, और साथ साथ तारीख लिख दी गई थी कि जिन डेट को उनको सप्लाई करना था। साथ ही साथ एक और पेज था और उस पेज पर वो तमाम के तमाम पर्टिकुलर्स मेंशन किए गए थे दोबारा से, और उन पर्टिकुलर के साथ ही फिर पिटिशनर ने अपने फिर उसको कोटेशन या रेट्स को फिल किया था, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि डिलीवरी जो है वो लायलपुर में ही दी जाएगी। अब पैराग्राफ 13 में अदालत बयान करती है कि एग्जिबिट D1 को पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि जो पहला इसका पार्ट है वो इनविटेशन टू टेंडर थे, और जो सेकंड पार्ट थी वो ऑफर थी, और उस ऑफर के साथ साथ 10,000 रुपये भी डिफेंडेंट पिटिशनर ने जमा कराए। और एग्जिबिट P1 में क्योंकि लिखा था कि हम खुश हैं आपको ये बताते हुए कि आपके जो रेट्स आपने हमें दिए थे, ऑफर की थी उसको 3 साइज ऑफ प्लाईवुड के लिए जो हमारे टेंडर में थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब हम आपको प्रपोज करते हैं कि हम ना सप्लाई ऑर्डर आपकी फर्म को दिया जाएगा फॉलोइंग शीट्स को जिसके अगेंस्ट रेट्स आपने मेंशन किए हैं। अब एग्जिबिट P1 अदालत की राय में एक एक्सेप्टेंस थी उस टेंडर की या उस ऑफर की जो कि एग्जिबिट D1 है, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ 14 में अदालत बयान करती है कि सप्लाई ऑर्डर को किसी तरह से भी ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये एक्चुअली सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है जब कंटेंडर की एक्सेप्टेंस या ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई थी जो पिटिशनर ने ऑफर दी थी। अब अदालत को इसलिए आगे फरमाती है कि उनका वो इस बात पर एग्रीमेंट में नहीं है कि जो पिटिशनर के या डिफेंडेंट के लंदन काउंसिल का आर्गूमेंट है कि एग्जिबिट P1 एक ऑफर है, वो उससे फिर नहीं मानते, उसको वो एक्सेप्टेंस ही अदालत ने फिर गर्दाना। और पैराग्राफ नंबर 15 में अब अदालत वो जो असल केस ला जिस पर रिलाई किया था डिफेंडेंट के वकील ने उनके मुतालिक अपनी राय देते हैं कि पोकलमल रामनाथ और खानीवाल ऑयल मिल्स के जो फैक्ट्स हैं उनको अगर इस केस पे अप्लाई किया जाए तो ये क्लियर है कि जो ऑफर थी यानी कि एग्जिबिट D1 वो रावलपिंडी में ही बनी जब वहां पे पहुंची, क्योंकि यही थी ना राय उनकी कि ऑफर जब व्हेन रीच टू द ऑफरी और द प्रोमिसी देन इट विल बी एक्चुअली मेड दैट इट इज एन ऑफर। उससे पहले ट्रांजिट में अगर लॉस्ट हो जाए तो वो ऑफर नहीं समझी जाएगी, और वो पहुंची रावलपिंडी में, और वो वकील के दलील के तौर ही अदालत ने कहा कि ऑफर रावलपिंडी में ही की गई, और उसी सिलसिले में एक्सेप्टेंस भी थी वो भी रावलपिंडी में ही की गई। जब दोनों चीज़ें ही रावलपिंडी में, सिंपल एक थी उसमें फ़र्क कि जो गुड्स थी वो लायलपुर में ही सप्लाई होनी थी। तो अदालत की राय में कि जो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है वो रावलपिंडी में ही शुरू हुई, और इस बिना के ऊपर रावलपिंडी की अदालत की जुरिस्डिक्शन थी इस केस को सुनने की। तो इस बिना के ऊपर पैराग्राफ 16 में अदालत ने कहा कि ये पिटीशन की कोई लीगल हैसियत या फोर्स नहीं है, और उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, और पिटिशनर को कॉस्ट के साथ ऑर्डर किया गया कि वो रिस्पोंडेंट या प्लेंटिफ जो ओरिजिन है उसको साथ साथ कॉस्ट भी दें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।